हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है इशू फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। इस चैप्टर का आज का लेक्चर नंबर सेकंड है। एक लेक्चर मैं पहले अपलोड कर चुका हूं जिसके अंदर मैंने आपको बेस बताया था, कॉन्सेप्ट बताया था, भाई कंपनी होती क्या है और शेयर इशू क्यों करती है और हमें अकाउंटिंग किस चीज की करनी है इस चैप्टर के अंदर। यहां पर आप देखेंगे तो ये नोट्स है आपके सामने और यहाँ पर मीनिंग ऑफ शेयर्स बताया हुआ है, जो कि प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि एक शेयर जो है वो रिप्रेजेंट करता है यूनिट ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनी। जैसे आपके पास अगर एक शेयर है किसी पब्लिक कंपनी का, तो इसका मतलब आप उस एक शेयर के हिस्से के बराबर उस कंपनी के मालिक हैं, ओनर है। जैसे आपके पास टाटा कंपनी का एक शेयर है या फिर आपके पास रिलायंस कंपनी का एक शेयर है, आप जाके स्टॉक मार्केट में परचेज कर सकते हैं किसी भी कंपनी का शेयर जो कि स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, सेकेंडरी मार्केट के अंदर लिस्टेड है, जो पब्लिक कंपनीज होती है। तो उनका जब आप शेयर परचेज करते हैं ना, तो जितने आपने शेयर परचेज किए उतने हिस्से के आप उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं। इससे आपको क्या मिलता है? देखो, सबसे पहले तो ओनरशिप मिलती है। एक शेयर परचेज करोगे तो थोड़ी ओनरशिप बहुत कम होगी, ज्यादा शेयर परचेज करोगे तो ओनरशिप आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। एंड इसके अलावा आपको वोटिंग राइट मिलता है, यानी कि आप उस कंपनी की जो मीटिंग्स होती है, एनुअल जनरल मीटिंग्स होती है, शेयर होल्डर्स की, मेंबर्स की जो मीटिंग होती है, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वोट दे सकते हैं। आजकल तो वर्चुअल ऑनलाइन मीटिंग्स भी हो सकती होती है ना, पोस्टल बैलेट से भी वोटिंग होती है, तो आपके पास मेल वगैरह सारी डिटेल आती है और आप जाके वोट दे सकते हैं, चाहे आपके पास एक ही शेयर क्यों ना हो। अगर आपके सर हमारे पास 10 शेयर हुए तो 10 वोट दे सकते हो, तो जितने शेयर उतने वोट। तो जितने जिसके पास शेयर ज्यादा है वो उतना बड़ा ओनर है उस कंपनी का, और जिसके पास शेयर कम है वो छोटा ओनर है, लेकिन ओनर तो ओनर रहेगा। इसके अलावा डिविडेंड वगैरह भी आपको मिलता है। सो वही बताया हुआ, शेयर रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनी। एज पर कंपनीज एक्ट 2013, अ शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल। जो कंपनी की कैपिटल है उसमें आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, तो शेयर कैपिटल का एक हिस्सा है ऑफ अ कंपनी इंक्लूड्स स्टॉक। अब इसके की पॉइंट्स मैंने बताए हैं आपको, अभी भी बताए हैं, थोड़ा सा बताया था क्या कि भैया आपको ओनरशिप राइट मिल जाता है, आप जो है मेंबर बन जाते हैं उस कंपनी के, तो आप शेयर होल्डर मीटिंग्स वगैरह में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपको वहां पर वोट देने का राइट मिलता है, प्रॉफिट में आपको हिस्सा मिलता है, आपको डिविडेंड मिल सकता है अगर कंपनी मीटिंग के अंदर उसको डिक्लेयर करे तो। इसके अलावा जब वाइंडिंग अप होता है उस कंपनी का, यानी कि जब कंपनी खत्म हो रही होती है, इक्विटी शेयर के मामले में बता रहा हूं, आगे जाके मैं अभी आपको आज टाइप्स भी पढ़ाऊंगा, तो जब कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है, लिक्विडेशन होता है, तो आपको उस कंपनी जब खत्म होके सारी एसेट बेच देंगे, लायबिलिटीज पे कर देंगे, उसके बाद जो भी उसमें पैसा बचेगा वो सारे शेयर होल्डर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है नंबर ऑफ शेयर्स के बेसिस पर, तो आपको उसमें हिस्सा मिलेगा ही मिलेगा। ओके जी। बात करें आगे भैया शेयर कैपिटल की। देखो, शेयर कैपिटल का क्या मामला है, तो हमने समझा था अ, पिछले लेक्चर के अंदर कि जो टोटल अमाउंट है जो कंपनी ने रेज किया है शेयर इशू करके, जैसे 1 लाख शेयर इशू किए और एक शेयर 100 रुपए का, तो आपकी शेयर कैपिटल कितनी हो गई? 1 करोड़। ठीक है, तो ये 1 करोड़ क्या होगी? ये शेयर कैपिटल, ये होगी फेस वैल्यू, और ये हो गया नंबर ऑफ शेयर, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से बताया था। तो वही बोल रहा है टोटल अमाउंट कितना रेज कर रहे हैं? 1 करोड़ रेज बाय अ कंपनी बाय इशूइंग शेयर्स इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। ये एग्जांपल मैंने ऊपर भी दे रखा है, यहां पर ये लिया है कि 1 लाख शेयर, एक 10 रुपए का, या मैंने 100 रुपए का लिया, 10 रुपए का है तो फिर 10 लाख रुपए होगी शेयर कैपिटल। 100 रुपए का एक शेयर होगा तो 1 करोड़ हो जाएगी, 1000 रुपए का एक शेयर होगा तो 10 करोड़ रुपए कैपिटल हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो शेयर कैपिटल होती है ना, इसके भी टाइप्स होते हैं। ये वैसे टॉपिक जो है कंपनी लॉ का है, कंपनी लॉ में हम इसको बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूं कि टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल क्या होता है। देखिए, इसमें जो शेयर कैपिटल के टाइप्स है उसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक नंबर का या एमसीक्यू या छोटा क्वेश्चन जो बनता है वो यहां से बनता है कि भैया ऑथोराइज्ड, रजिस्टर्ड और नॉमिनल कैपिटल क्या होती है। आप चाहे ऑथोराइज कैपिटल बोलो, इसका एक और नाम है रजिस्टर्ड कैपिटल, इसका एक और नाम है नॉमिनल कैपिटल, तीनों ही बात एक है। ये वो कैपिटल होती है जिसका मेंशन, जो इसके एमओए और एओए होते हैं उनके अंदर इसका मेंशन होता है। कंपनी का रजिस्ट्रेशन जब करवाते हैं, जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए फॉर्म भर के आरओसी के पास जमा करवाते हैं, तो उन फॉर्म्स के अंदर ये कैपिटल का मेंशन होता है। ये वो कैपिटल होती है जिसे कंपनी पब्लिक से
शेयर इशू करके रेज कर सकती है, मतलब इससे ज्यादा नहीं कर सकती। अगर इससे ज्यादा करना होगा तो फिर उसके लिए आगे फर्दर आपको स्पेशल रेजोल्यूशन वगैरह पास करने होते हैं, वो कंपनी लॉ में हम आगे पढ़ते हैं। लेकिन अभी मोटा मोटी आप इतना समझ लीजिए कि ज्यादा से ज्यादा इतना पैसा आप शेयर इशू करके ले सकते हैं। तो ये होती है ऑथोराइज्ड कैपिटल। इससे ज्यादा आप पब्लिक से या इन्वेस्टर से शेयर इशू करके पैसा रेज नहीं कर सकते, यानी कि इतने शेयर आप इशू कर सकते इतने रुपए के, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो ये शेयर कैपिटल की एक लिमिट है। ओके, तो ऑथोराइज्ड रजिस्टर्ड या नॉमिनल कैपिटल इसको बोलते हैं। ये एमओए के अंदर मेंशन होती है ना, मैक्सिमम कैपिटल अ कंपनी इज अलाउड टू रेज। कितना पब्लिक से पैसा शेयर इशू करके ले सकती है, कंपनी की एक लिमिट तो होगी, हाँ है बिल्कुल। और उसी को बोलते हैं ऑथराइज रजिस्टर्ड एंड नॉमिनल कैपिटल। और ये कंपनी के एमओए, दो डॉक्यूमेंट बताए थे मैंने आपको, एओए और एमओए। एओए मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एमओए मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो एमओए के अंदर ये मेंशन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि भैया हमारा जो है 1 लाख शेयर हैं, एक शेयर है 10 रुपए का, ठीक है, तो 10 लाख रुपए क्या होगी शेयर कैपिटल। तो हम 1 लाख शेयर इशू कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए का एक होगा, तो 10 लाख रुपए शेयर कैपिटल जो है वो हम पब्लिक में शेयर इशू करके रेज कर सकते हैं, यानी कि इतना पैसा कंपनी उधार ले सकती है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। अब उसमें से कितना इशू कर रही है उसको बोलते हैं इशूड कैपिटल, कि भैया हम 1 लाख शेयर इशू कर सकते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं इस बार कम ही कर रहे हैं। 60,000 शेयर अभी इशू कर रहे हैं स्टार्टिंग में, तो 6 लाख रुपए की अभी हमें जरूरत है, तो 6 लाख रुपए हमने रेज कर लिए पब्लिक से शेयर कैपिटल के, 60,000 शेयर इशू किए, तो इसको बोलते हैं इशूड कैपिटल। 40,000 जो शेयर इशू नहीं किए वो हो सकता है कंपनी कभी फ्यूचर में करे जब उसे पैसों की जरूरत हो। कंपनीज के मामले में ये सब करोड़ में होता है ना, 600 करोड़ 100 करोड़ है ना, ऐसे होता है। लेकिन मैं आपको एग्जांपल के लिए मतलब समझाने के लिए सिंपल अमाउंट ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, ठीक। तो पार्ट ऑफ द ऑथोराइज कैपिटल ऑफर टू पब्लिक, बिल्कुल। क्या सर पूरे के पूरे इशू कर सकती है? हाँ कर सकती है। अगर 1 लाख पूरे के पूरे इशू कर दे तो ऑथोराइज्ड और इशूड कैपिटल सेम हो जाएंगे, लेकिन अगर कम करे तो इनमें डिफरेंस हो सकता है बाकी के बाद में करे। सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब होता है भैया आप इशू करना चाहते हैं 60,000 शेयर, क्या पूरे के पूरे शेयर पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए? यानी कि पब्लिक भी तो, इन्वेस्टर भी तो रेडी होना चाहिए, वो भी तो उस कंपनी का प्रोस्पेक्टस पढ़ेगा, उस कंपनी का बिजनेस प्लान पढ़ेगा, उसका एनालिसिस करेगा, उसके प्रमोटर डायरेक्टर वगैरह कौन है वो देखेगा, उसके बाद ही तो इन्वेस्ट करेगा। ऐसे ही आंखें बंद करके जो पैसा शेयर मार्केट में या इन कंपनीज में आईपीओ में लगाते हैं उनका क्या होता है, पैसे डूब जाते हैं उनके। ओके, तो बिल्कुल एनालिसिस करने के बाद में अगर कंपनी अच्छी है तो हो सकता है पूरे के पूरे 60,000 शेयर लोग खरीद लें, 6 लाख रुपए कंपनी को दे दे, तो इशूड और सब्सक्राइब कैपिटल सेम हो जाएगी। बट अगर लग रहा है कि नहीं कुछ कम आ गया, मैं यहां पर आपको समझाने के लिए मान लेता हूं, डिफरेंस अमाउंट ले लेता हूं, 55,000 शेयर लोगों ने सब्सक्राइब कर लिए, तो 5,50,000 कंपनी के पास में आ गए जी। तो ये हो गया आपका सब्सक्राइब कैपिटल। अब कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है? कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब ये होता है कि भाई देखो 55,000 शेयर तो है, एक शेयर कितने रुपए का? 10 रुपए का। लेकिन क्या आप एक साथ पूरे 10 रुपए मंगा रहे हो? जैसे आज के टाइम में जो आईपीओ वगैरह निकलते हैं उसमें तो पूरे पैसे एक साथ मंगा लेते हैं, लेकिन बहुत सारी कंपनीज क्या करती है, ये जो 10 रुपए है पर शेयर वाले, इसमें क्या करती है 3 रुपए 4 रुपए 3 रुपए ऐसे मंगाती है। 3 रुपए एप्लीकेशन पे, 4 रुपए अलॉटमेंट पे। आगे हम डिटेल में समझेंगे ये, अगर समझ में नहीं आ रहा है ये वाला तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि आगे हम डिटेल में समझने वाले। मतलब 10 रुपए एक साथ ना मंगा करके टुकड़ों में मंगा रही है अगर कोई कंपनी, तो कंपनी ने क्या किया यहां पर कॉल किया है ओनली 3 रुपए एक और 4 रुपए एक, यानी कि 7 रुपए मंगा लिए हैं और 3 रुपए वो बाकी फ्यूचर में मंगाएगी, अभी नहीं मंगा रही है। तो उस केस के अंदर 55,000 इंटू 7 करोगे तो आपकी ये आ जाएगी कॉल्ड अप कैपिटल। ये क्या आ जाएगी आपकी? कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है, तो 55,000 इंटू 7 कर लो, मल्टीप्लाई बाय 7, तो कॉल्ड अप कैपिटल होगी आपकी 3,85,000। अब कोई बोले सर अगर पूरा का पूरे 10 रुपए मंगा लेते तो, कंपनी ने पूरे 10 रुपए मंगा लिए तो उस केस में 5,50,000 रुपए आ जाते। तो उस केस के अंदर आपकी सब्सक्राइब और कॉल्ड अप सेम हो गई। क्या सारी कैपिटल सेम हो सकती है? हो सकती है। कैसे? 1 लाख ही ऑथोराइज्ड है, 1 लाख ही इशू कर दिए, 1 लाख ही सब्सक्राइब कर दिए लोगों ने, और 1 लाख पर 10 रुपए हमने पूरे मंगा लिए, तो सब जगह 10 लाख 10 लाख 10 लाख 10 लाख आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर डिफरेंस बता के इनके बीच में डिफरेंस बताऊंगा ना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा भाई ये चीज है क्या। ओके जी। फिर आता है आपका पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल का मतलब क्या है कि भाई देखो भाई 55,000 मल्टीप्लाई बाय 7, हमने 3,85,000 रुपए मंगा लिए, हमने मांगे, लेकिन उसमें से एक बदमाश ऐसा व्यक्ति निकल गया जिसने जो है 3 रुपए तो चुका दिए लेकिन 4 रुपए नहीं चुका दिए, नहीं चुका है, मतलब
एक व्यक्ति है जिसके पास में 100 शेयर है। अब 55,000 किसी एक व्यक्ति ने थोड़ी खरीदे होंगे, इसमें से किसी ने 10 शेयर खरीदे होंगे, किसी ने 15, किसी ने 50, किसी ने 100, किसी ने 1000। तो एक व्यक्ति था जिसके पास 100 शेयर थे और उस 100 शेयर पर उसने ये वाले 4 रुपए पे नहीं किया अलॉटमेंट वाले, तो इसका मतलब 400 रुपए नहीं आए। तो इसका मतलब कॉल्ड अप 385 थे, लेकिन लोगों ने पे कितने किए? ओनली 3,84,600। 400 रुपए नहीं आए, तो ये डिफरेंस है। और अगर सब लोग पे कर देते तो 385 यहां पर भी हो जाता। आया समझ में? तो ये होता है आपका ऑथोराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप एंड पेड अप शेयर कैपिटल। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं अब हटा रहा हूं। तो मैंने सबसे पहले बोला इसके ऊपर ऑथराइज्ड एंड रजिस्टर्ड नॉमिनल कैपिटल के ऊपर क्वेश्चन आता है। आपको केवल इतना ही लिखना है, मैक्सिमम कैपिटल ऑफ कंपनी इज अलाउड टू रेज विच इज मेंशन इन एमओए। बस इतना लिखोगे आपका मार्क्स आ जाएगा, या फिर एमसीक्यू आएगा तो एमओए का उधर आपको ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद में एक और कैपिटल होती है जिसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। इसके भी एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है अगर छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आते हैं तो, आपका पेपर पैटर्न वैसा हो तो। अब इसमें क्या है, रिजर्व कैपिटल क्या होती है? द पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल। जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि 10 रुपए का शेयर है, एप्लीकेशन पे मंगा लिए 3 रुपए, अलॉटमेंट पे मंगा लिए 4 रुपए और फर्स्ट कॉल पे मंगा लिए, मतलब किस्तों में 3 रुपए। लेकिन ये मंगा लिया, ये मांग लिया 7 रुपए कंपनी ने मांग लिए, और 3 रुपए कम मांगेगी 1 महीने बाद, 2 महीने बाद नहीं। ये 3 रुपए जो है ये कंपनी शेयर होल्डर से तब मांगेगी जब कंपनी का वाइंडिंग अप होगा, यानी कि जब कंपनी खत्म होगी, बंद होगी, तब। उससे पहले नहीं मांगेगी। तो इसको बोलते हैं, ये जो 3 रुपीज पर शेयर है इसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। दैट पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल 3 रुपए विच कंपनी डिसाइड टू बी कॉल्ड ओनली ड्यूरिंग वाइंडिंग अप। ओके, तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ कैपिटल। ये क्या हुआ है? टाइप्स ऑफ कैपिटल, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल बोल सकते हैं। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ शेयर्स। टाइप्स ऑफ शेयर्स जो है वो समझना बहुत इजी है। अगर आप ऑलरेडी कॉमर्स के स्टूडेंट है, 11th 12th आपने करा होगा, तो आपने क्लास 11th में बिजनेस स्टडी में और क्लास 12th में अकाउंटेंसी के अंदर आपने ये समझा होगा। टाइप्स ऑफ शेयर्स जो है वो 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं इक्विटी शेयर्स और एक होते हैं प्रीफरेंस शेयर्स। अब मैं आपको नाम बता देता हूं। देखो, दोनों ही शेयर्स जो होल्ड करते हैं, जिस व्यक्ति ने इक्विटी शेयर होल्ड किए उसको हम इक्विटी शेयर होल्डर बोलते हैं, ESH। और जिन लोगों ने प्रेफरेंस शेयर खरीदे हैं उनको हम बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर। जो इक्विटी शेयर होल्डर है, जैसे मैंने इक्विटी शेयर खरीदा है तो मैं इक्विटी शेयर होल्डर हो गया उस कंपनी का, और अगर मेरे पास किसी कंपनी का प्रेफरेंस शेयर है तो मैं उस कंपनी का प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो गया। दोनों ही कंपनी के ऑनर होते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी जो है ऑनरशिप के मामले में इसको मिलती है इक्विटी वाले को। इक्विटी वाले जो कंपनी के रियल ऑनर होते हैं, वास्तविक स्वामी होते हैं। रीजन ये है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है वो कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर जाके वोट दे सकते हैं, किसी भी बड़े डिसीजन को प्रभावित कर सकते हैं। और उनको डिविडेंड कब मिलेगा? जब कंपनी को प्रॉफिट होगा। अगर कंपनी को लॉस होगा तो इनको उस लॉस मिलेगा नहीं, अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट में इनको डिविडेंड मिल जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर को। डिविडेंड का मतलब जो कंपनी का प्रॉफिट है उसका एक हिस्सा इनको मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे शेयर होल्डर है तो सबको थोड़ा थोड़ा मिलता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होते हैं, ये कंपनी में इसको रियल ओनर नहीं मानता। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के आगे हमेशा, प्रेफरेंस शेयर के आगे हमेशा एक ऐसे परसेंटेज में रेट दे रखी होती है, जैसे 8%। इसमें कभी नहीं होती है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनको कंपनी की एजीएम में जाकर के वोट देने का राइट नहीं होता है। इनको केवल और केवल यही राइट होता है कि हर साल आपने जितना पैसा लगाया है उस पर आपको 8% रिटर्न मिल जाएगा, डिविडेंड मिल जाएगा। चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको तो आपका 8% रिटर्न मिल जाएगा। एक तरह का लोन हो गया ये, ठीक है। और वोटिंग राइट नहीं होता है, एजी में जाते नहीं है, ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो इस केस के अंदर इनको फिर 2 प्रेफरेंस होती है। एक तो इनको फिक्स डिविडेंड मिलेगा, वो भी इक्विटी से पहले मिलेगा। एंड जब कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा होगा, जब कंपनी खत्म हो रही होगी, तो इक्विटी शेयर होल्डर को उनकी कैपिटल का पेमेंट करने से पहले इनको पेमेंट किया जाएगा। तो 2 चीजों की प्रेफरेंस है, इसलिए इनको बोला जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, लेकिन रियल ओनर हमारे इक्विटी शेयर होल्डर। अभी जो मैंने बताया वो मैं पढ़ाता हूं। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? इक्विटी शेयर्स आर ऑर्डिनरी शेयर्स। ये ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं और इसके जो शेयर होल्डर होते हैं वो ऑर्डिनरी मेंबर्स होते हैं।
इनको जो है डिविडेंड कभी भी फिक्स नहीं मिलता है। अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड मिलेगा, डिविडेंड मतलब प्रॉफिट में हिस्सा। जैसे मेरे पास एक कंपनी का इक्विटी शेयर है, तो कंपनी अगर प्रॉफिट कमा रही है तो मुझे वो डिविडेंड में हिस्सा देगी, मतलब उस प्रॉफिट में हिस्सा मुझे डिविडेंड के रूप में देगी, अदरवाइज नहीं देगी। कंपनी लॉस में है तो डिविडेंड नहीं मिलेगा, और कंपनी ने बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया तो ज्यादा डिविडेंड भी मिल सकता है। इसको बोलते हैं डिविडेंड यहां पर फिक्स नहीं होता, ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है, इसलिए हाई रिस्क भी होता है, हाई रिटर्न भी होता है। वोटिंग राइट होता है, बिल्कुल एजीएम में पार्टिसिपेट करके वोट दे सकते हो, एजीएम मतलब एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर। और इनको सबसे एंड में अगर कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है तो सबको पेमेंट कर दो, लोन चुका दो, सारी लायबिलिटी का पेमेंट कर दो, प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड दे दो, उनका कैपिटल वापस दे दो प्रेफरेंस शेयर्स का। एंड में जो बच गया वो किसका होगा? वो इक्विटी शेयर होल्डर का। वो ज्यादा बच गया तो ज्यादा होगा, कम बच गया तो कम होगा। वाइंडिंग मतलब जब कंपनी खत्म हो गई, बंद हो गई। अब आते हैं हम प्रेफरेंस शेयर्स पर। प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर गेट प्रेफरेंस, इनको सिर्फ प्रेफरेंस मिलती है, प्राथमिकता मिलती है ओवर इक्विटी शेयर होल्डर। किस चीज में? डिविडेंड। इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देने से पहले इनको मिलेगा, और फिक्स मिलेगा, चाहे कंपनी को लॉस हो तो भी मिलेगा। और जब वाइंडिंग अप होगा तो इक्विटी शेयर होल्डर की कैपिटल का रीपेमेंट करने से पहले इनको रीपेमेंट किया जाएगा, बस। फीचर क्या है? इनका फिक्स डिविडेंड होता है और इनको कोई वोटिंग नहीं होती है। ओके, इसके अलावा इनकी रिस्क कम होती है इक्विटी शेयर होल्डर के मुकाबले। लेकिन हमारे इक्विटी शेयर होल्डर का कोई टाइप्स नहीं है, इक्विटी शेयर होल्डर इक्विटी शेयर ही होते हैं। इसमें एक स्वेट इक्विटी शेयर और होते हैं, लेकिन उनको भी इक्विटी मानते हैं। तो इक्विटी शेयर के कोई टाइप्स नहीं है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स जो है उनके आगे फर्दर टाइप्स है। अब प्रेफरेंस शेयर्स के क्या टाइप्स है देखिए, समझते हैं। इक्विटी के तो टाइप्स है नहीं, प्रेफरेंस के जरूर टाइप्स है। एक होते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स और एक होते हैं नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। फर्क इतना है कि जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ना, उनको डिविडेंड हर साल पे नहीं किया जाता, उनका डिविडेंड इकट्ठा होता रहता है, और फिर 2-3 साल का इकट्ठा हो गया फिर पे कर देंगे। मतलब डिविडेंड एक्यूमुलेट होता रहता है, मतलब उनको जो रिटर्न देना है हमें वो हर साल नहीं देते, 2-3 साल का मिला के देते हैं, उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस। नॉन क्यूमुलेटिव में क्या होता है? हर साल जितना उनको पेमेंट करना है, डिविडेंड की रेट फिक्स होती है, वो पे कर दो। फिर आते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। वैसे तो इनको कंपनी की मीटिंग्स वगैरह में पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं होता। देखिए, पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग, ये ओनली डिविडेंड मिल जाता है इनको फिक्स रेट में, बाकी ये कोई पार्टिसिपेट वगैरह नहीं करते हैं। अगर कंपनी ज्यादा भी कमा रही हो, प्रॉफिट बहुत ज्यादा कमा रही हो, तो भी इनको कुछ नहीं मिलेगा, इनको बस वो 8% मिल जाएगा। लेकिन अगर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स है तो उस केस के अंदर इनको एक फिक्स डिविडेंड तो मिलेगा ही मिलेगा, फिर उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा, उसके बाद अगर कुछ बच गया तो इनको वापस मिल सकता है। फिर आते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिनका रिडम्पशन कुछ टाइम बाद में हो जाता है, मतलब वाइंडिंग अप या कंपनी के बंद होने का इंतजार नहीं किया जाता। जैसे इक्विटी शेयर होल्डर को उनकी कैपिटल वापस तभी मिलेगी जब कंपनी बंद होगी, लेकिन प्रेफरेंस शेयर अगर रिडीमेबल है तो हो सकता है 5 साल 10 साल, उसमें एक टाइम पीरियड फिक्स होता है, उस टाइम पीरियड तक उनको डिविडेंड मिलेगा, उसके बाद उनकी कैपिटल का रीपेमेंट हो जाएगा। लेकिन इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है तो ये फिर इनका पेमेंट एंड में वाइंडिंग अप कंपनी जब बंद होगी तब होगा। ओके जी। उसके बाद में हमारे नेक्स्ट आते हैं दो कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनको फ्यूचर में जाके इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन उनसे प्रेफरेंस शेयर ले लेंगे, उसके बदले इक्विटी दे देंगे। और नॉन कन्वर्टेबल मतलब उनको कभी भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओके जी। अब आता है हमारा डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स। तो डिफरेंस की बात करो तो सबसे फर्स्ट डिफरेंस डिविडेंड का आता है। इक्विटी को कोई फिक्स डिविडेंड में नहीं मिलता, हो सकता है कभी डिविडेंड मिले ही नहीं, या हो सकता है कभी कम मिल जाए, हो सकता है कभी ज्यादा मिल जाए। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हमेशा फिक्स डिविडेंड मिलता है, और उनकी प्रेफरेंस शेयर के आगे उनकी रेट लिखी होती है। 8% हो सकती है, 7 हो सकती है, 6 हो सकती है, 9 हो सकती है, वो डिपेंड करता है। रिस्क, इनका रिस्क हाई है, इनका रिस्क लो है, क्योंकि इनको रीपेमेंट भी हो जाएगा कैपिटल का इनसे पहले, डिविडेंड भी इनसे पहले, और फिक्स मिलेगा, तो इनकी तो रिस्क बिल्कुल लो है। अगर रिस्क इनका हाई है ना तो इनको रिटर्न भी ज्यादा मिल सकता है, इनको रिटर्न हमेशा फिक्स मिलेगा। वोटिंग राइट इक्विटी वालों को होता है, इनको जनरली नहीं होता है। रीपेमेंट एट वाइंडिंग अप, इनको पहले इक्विटी से पहले प्रेफरेंस शेयर की कैपिटल का रीपेमेंट होगा, फिर इनको होगा। रिटर्न की बात करें तो भैया हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न। ओके जी। सो आज के लेक्चर के अंदर मैंने थ्योरेटिकल पार्ट लगभग खत्म कर लिया है। लेक्चर नंबर नेक्स्ट यानी कि थर्ड के अंदर जो है मैं आपको चार्ट्स बनवाना स्टार्ट करूंगा, और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की और हम जो है आगे बढ़ेंगे। अगर आप यूट्यूब पे ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
और कमेंट कर दीजिए आपको कैसा लगा। और अगर आप लाइव क्लास लेना चाहते हैं, पेड कोर्स लेना चाहते हैं, फी पे करके डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो हमारा ऐप डाउनलोड कर दीजिए। ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड करके आप वहां पर कोर्स परचेज करके लाइव क्लास अटेंड कर सकते हैं। नया बैच स्टार्ट हो गया है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।